हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए फिल्म मेंबर का एपिसोड नंबर 108। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, क्योंकि वो ऑनेस्टली काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आगे का जो फाइट इसमें कंटिन्यू होने वाली है वो पिछले पार्ट में शुरू हो गई थी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आपको रेड दिखता है, नहीं तो चिल मारो, हम करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले पार्ट में जब जियान 5 स्टार दूधी ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसका ग्रुप रेगिस्तान की गहराइयों में जाने लगा था। ये लगातार 10 दिन तक चलते रहे थे। इस समय इनके पास पानी की कमी होने लगी थी। तभी टैंग टैंग जो कि ग्रुप लीडर होती है वो अपनी स्टोरिंग से एक मैप को बाहर निकालती है। उस नक्शे पे ओएसिस की लोकेशन थी। ओएसिस होती है रेगिस्तानी इलाके में मिलने वाला पानी का स्रोत। लेकिन जब वो उस झील के पास पहुंचते हैं, इन सभी को झील में बहुत ही बड़ी शैडो दिखाई देती है। ये शैडो एक बहुत ही बड़े सरपेंट की थी। टैंग टैंग से पहचान के बोलती है 3 स्केल्ड पाइथन। फिर मैं मेडुसा क्लैन की ट्राइब्स और इस 3 स्केल्ड पाइथन के बारे में बताया गया था, जिसके बारे में आप जान सकते हो पिछले एपिसोड को देख के। दूसरी तरफ किंग ज्वालिंग का ग्रुप जो कि टोटल 11 लोगों से बना हुआ था, उनका टारगेट भी मेडुसा क्लैन ही होता है। स्पेशली वो टारगेट कर रहे थे मेडुसा क्लैन के सीक्रेट टेम्पल को, जिसमें काइलिन गई हुई है। ये काइलिन को कैप्चर करना चाहते थे। मेडुसा क्लैन की होती है 9 ट्राइब्स, और जब किंग ज्वालिंग का ग्रुप इनमें से एक ट्राइब के करीब पहुंच जाता है, उसमें घुसपैठ करने के लिए भेजा जाता है म्यू चैन फेंग को, जो कि 8 स्टार दूधी के मिड स्टेज पे था। इसका एट्रीब्यूट होता है विंड। इस वजह से घुसपैठ करने के लिए सही बंदा था। ये उस स्नेक ट्राइब में एंटर करके एक 6 स्टार दूधी स्टैंड की लड़की को कैप्चर कर लेता है। वो इससे पूछताछ करने के लिए जस्ट इसे बंदी बना के बाहर लेके आने वाला था। तभी म्यू चैन फेंग के ऊपर कहीं से एक अटैक होता है। ये अटैक करने वाली होती है एक मिडिल एज स्नेक वुमन। वो स्नेक वुमन अपने मुंह से एक हवा को एक्सेल करती है। ये एक वेनमस अटैक था। म्यू चैन फेंग अपनी दुखी का इस्तेमाल करके इस अटैक को रोक तो देता है, लेकिन वो शायद स्नेक पीपल के बारे में एक चीज भूल गया था, और वो ये होती है कि स्नेक ट्राइब के मेंबर्स पॉइजन के ऊपर मास्टरी के लिए जाने जाते हैं। अब चलो हम स्टोरी को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। म्यू चैन फेंग ने उस कोरोसिव एनर्जी को अपने से 3 मीटर की दूरी पर रोक तो दिया था, लेकिन उसके एक्सप्लोड होने से पहले और रिएक्ट नहीं कर पाता। हम तुरंत एक मफल्ड बूम की आवाज के साथ एकदम आसमान ट्रेम्बल हो गया था। ये वायलेंट कोरोसिव फोर्स जो कि अपने अंदर एक ग्रीन लिक्विड को लिए हुए थी, वो दूर दूर तक फैलने लगती है। के चपेट में जो भी चीजें आती है वो तुरंत ही करोड़ों के एक पस में बदल जाती है। ऐसे सीन को देख के म्यू चैन फेंग के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कहता है ये पॉइजनस मैज़मा कितना टेरिफाइंग है। क्रिटिकल मोमेंट में उसने अपनी बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से उसने मेई के अटैक को एकदम नैरोली डॉज किया होता है, लेकिन उसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ सा जाता है। जो हरे रंग की गैस उसकी दुखी की शील्ड पे टकराई थी वो तेजी से उसकी दुखी को करोड़ कर रही होती है। म्यू चैन फेंग डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, अगर मैं एक स्टेप और स्लो रहता। ये कहने के बाद वो रुक गया था। वो जानता था कि उसका सीरियसली इंजर्ड होना पक्का हो जाता, और ऐसी कंडीशन में उसकी जान भी जा सकती थी। वहीं पे जब इसके सरप्राइज अटैक को ये म्यू चैन फेंग जैसे करके डॉज कर देता है, मेई की नजरों में भी शॉक अपीयर हुआ था। वो कहती है इंसान बिल्कुल सिंपल नहीं है। अचानक से जिस स्ट्रेंथ को म्यू चैन फेंग ने डिस्प्ले किया था वो किसी 8 स्टार दूधी की नहीं हो सकती। ये स्ट्रेंथ 8 स्टार को क्रॉस कर चुकी होती है। इस समय आसमान में फ्लोट कर रहा म्यू चैन फेंग और नीचे जमीन पे खड़ी मेई दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। लगता है दोनों एक दूसरे के अटैक का इंतजार कर रहे होते हैं। इस जगह से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्नेक चार्मिंग ट्राइब की गहराइयों में एक एंशिएंट वुडन हाउस होता है। एक गहरे जंगल में मौजूद था। इस घर में डस्ट और सूखे पत्ते इस तरीके से फैले होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे काफी समय से एक्टिविटी नहीं हुई है। इस घर के अंदर बैठे होते हैं 2 फिगर्स, ये एक बुढ़ा और एक बुढ़िया थी। इन दोनों के चेहरों पर झुर्रियों को देखा जा सकता था और इनकी आंखें होती हैं स्नेक पीपल जैसी। कुछ समय के बाद इन दोनों के सामने एक हल्की सी फ्लक्चुएशन होती है। वहाँ पे एक सफेद रंग का ऊर्जा का गोला अपीयर हुआ था। इसे देख के एक एल्डर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। उस लाइट ऑर्ब को स्टडी करके वो एल्डर बोलता है ये मैसेज यी की तरफ से आया है। ये सुन के उस ओल्ड वोन के एक्सप्रेशन फाइनली सोलम हो जाते हैं। वो एल्डर कहता है लगता है यी को कुछ घुसपैठियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ये सुन के वो फीमेल एल्डर कोर्स नोट करती है। वो कहती है ट्रबल, हम आखिर एक इंसानी 8 स्टार दो एम्पर पावर हाउस हमारी स्नेक चार्मिंग ट्राइब के लिए क्या ट्रबल क्रिएट कर सकता है। वो बुढ़ा साय करता है। वो कहते हैं हम दोनों बुढ़े हो चुके हैं और क्योंकि हम दोषियन क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, हमारा समय खत्म होता जा रहा है। मुझे लगता है क्लैन के ऊपर आने वाली इस कैटास्ट्रॉफी में मैं खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इन शब्दों को सुन के वो फीमेल एल्डर शांत रहती है कि नजरें दूर आसमान को देख रही थी। वो ओल्ड स्नेक मैन फिर से बोलता है लेकिन अगर टेम्पल में वो चीज सक्सेसफुल रहती है और 9 क्लाउड हेवन सोलिंग पाइथन की बड लाइन को पूरी तरह से अवेकन कर लेती है, तो शायद हमारा मेडुसा क्लैन फिर से राइज हो सकता है। दोनों फिगर्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ऐसा लगता है बस एक नजर ही सारी
बातों को बयां करने के लिए काफी थी। फिर दोनों साय करके खड़े होते हैं। नेक्स्ट ही मोमेंट में दोनों के फिगर इस घर से गायब हो गए थे। सीन वापस से बैटल फील्ड की तरफ लौटा था। आसमान में खड़ा म्यू चेनफेंग मेई को नैरो आंखों से देख रहा था। हवा में अभी वो कोरेसिव गैस फैली होती है। वो मनी मन में कहता है कोई ऑर्डिनरी 8 स्टार 2 एम्पर नहीं है, इसकी टेक्निक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर मैं इसे जल्दी फिनिश नहीं करता हूँ तो ट्राई के और स्नेक्स यहाँ पे आ जाएंगे। अभी मेई की वो स्नेक आंखें भी म्यू चेनफेंग के ऊपर लॉक हो चुकी होती है। वो भी मनी मन में कहती है आखिर इंसान क्या सोच रहा है। अभी वो नोटिस करती है कि म्यू चेनफेंग के चारों तरफ की दुकी अपनी रोटेशन को तेज कर रही है। ऐसे सीन को विटनेस करके उसके दिल में अनीस जाग जाती है। म्यू चेनफेंग कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। इस वजह से अब जो आगे होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। ये कहती बूम की आवाज के साथ उसका ऑरा फिर से राइज होता है। अब उसकी दुकी फुल फोर्स दिखाने लगी थी। वो दाड़ के बोलता है विंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक विंड जज। उसके चारों तरफ का स्पेस एकदम क्योटिक हो जाता है। ऐसा लगता है स्पेस का फैब्रिक भी इस पावर को झेल नहीं पा रहा। हम उसकी लाइट ब्लू दुकी को म्यू चेनफेंग की हथेली के ऊपर इकट्ठा होते हुए देखते हैं। फिर स्विच की आवाज के साथ म्यू चेनफेंग का फिगर गायब हो गया था। अगली बार वो अपीयर होता है मेई के ऊपर। उसकी हथेली के सामने होती एक टेरिफाइंग फोर्स जो कि मेई की तरफ प्रेस हो जाती है। इसे सेंस करके मेई की आंखें श्रिंक हो गई थी। वो भी एक स्नॉट यानी कि हम करके अपने हाथों से एक हैंड सील फॉर्म करती है। तुरंत ही चारों तरफ से इकट्ठी होने वाली मेई की दुकी उसके सामने एक शील्ड को बनाने लगती है। जब वो विंड पाम उसके करीब आ गया था अचानक से मेई का ऑरा चेंज होता है। मेई कहती है पावर ऑफ मेटोंग। अभी उसकी दोनों आंखें पिंक हो चुकी थी और उनमें से 2 एनर्जी बीम्स बाहर आती हैं। मेई के आईब्रोज के बीच में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज होती है और ये तीनों पावर्स मिलकर एक पावरफुल एनर्जी बीम को बना लेती हैं। दोनों अटैक्स एक दूसरे से कोलाइड होने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोनों ही एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन तब चेंज हुए थे जब वो देखते हैं कि इन अटैक्स ने एक दूसरे को अफेक्ट नहीं किया है। दोनों अटैक्स एक दूसरे को पास कर गए थे। म्यू चेनफेंग का हैंड प्रिंट आगे बढ़ जाता है मेई की तरफ और वो पिंकिश एनर्जी आगे बढ़ जाती है म्यू चेनफेंग की तरफ। इस पावर को पहचान के म्यू चेनफेंग की आंखें श्रिंक हो गई थी। वो कहता है क्या तुम मेई हो या फिर मेलन? मेई कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आज एक बात साफ है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाले। इस औरत की आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद म्यू चेनफेंग दांती मीचता है। वो मनी मन में कहता है डैम इट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसने एक चार्मिंग ट्राइब की डेप्यूटी लीडर है। तभी मैं कहूँ कि इसके पास आखिर अर्ली स्टेज 8 साथ दूधी की स्ट्रेंथ कैसे है। मेडुसा क्लैन के 9 ट्राइब्स के 9 डेप्यूटी लीडर्स और लीडर्स होते हैं और कहा जाता है कि इन सभी को अपने रियल्म के अंदर हराना बहुत मुश्किल होता है। इससे पहले म्यू चेनफेंग और को सोच पाता, वो उस पिंकिश एनर्जी को अपने करीब आते हुए सेंस करता है। तुरंत ही वो खुद को फोकस करता है। अफसोस की बात थी कि वो लाइट उसकी आंख में फ्लैश हो चुकी थी। अचानक से म्यू चेनफेंग को ऐसा लगता है जैसे उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रेम्बल हो रहा हो। उसके दिल में एक अनीज की फीलिंग भर जाती है। म्यू चेनफेंग खुद से बोलते डैम इट, आखिर कैसे पावर है, मेरी दुकी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। वो चाहे अपने अंदर की एनर्जी को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, उसके शरीर की 30% से ज्यादा एनर्जी रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। और अगर उसे अपनी स्ट्रेंथ के साथ मेई के फुल फ्लैग अटैक का सामना करना पड़ता है तो फिर ये उसके लिए एकदम सुसाइडल होगा। म्यू चेनफेंग की आंखें डेस्परेशन दिखाने लगती है। उसे लगता था कि यहाँ पे आना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। वो जस्ट एक फाइनल अटैक के लिए तैयारी होने वाला था, तभी उसे अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। उसके शरीर में एंटर करती है एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी। ये एनर्जी मेई के पिंकिश ऑरे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे ही फिगर अपीयर हुआ था मेई का दिल बैठने लगता है, स्पेशली जब वो उस ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी को देखती है। उसके मुंह से बस 2 शब्द बाहर आए थे, वो कहती है दोशियान। न चाहते हुए भी मेई की कदम अपने आप पीछे जाने लगते हैं। आखिरकार वो उस ओवरवेलिंग पावर के सामने खुद को बहुत ही छोटा पा रही थी। इस एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ को बिल्कुल रेस्ट नहीं कर सकती। म्यू चेनफेंग की एस्टोनिशमेंट से भरी नजरें जाती हैं उस फिगर के ऊपर। इस बुड्ढे के शरीर में से एक अथॉरिटी से भरा ऑरा रेडिएट हो रहा था और जैसे ही अराइव होता है इस जगह पावर डायमेंशन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब तख्ता पलट हो गया था। ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन लविंग लीजन का डेप्यूटी लीडर होता है, जिसका नाम था यीमो। ये एक टेरिफाइंग रैंक 9 स्टार दूधी पावर हाउस होता है। वो बुड्ढा अपनी अथॉरिटी से भरी आवाज में कहता है चलो हम यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करते, आखिरकार हमारे पास उतना ही टाइम है। मैं जानती थी कि जैसे ही बुड्ढा अटैक करेगा कि हार पक्की हो जाएगी। इस वजह से वो डेस्परेटली पहले ही तैयार होने लगती है। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को समन करके एक पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म किया था, जिससे मेई के चारों तरफ कई इल्यूजरी शेडोज दिखाई देने लगती हैं और इनमें से हर एक शेडो में से एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रेडिएट हो रही थी। ये सभी होते हैं स्नेक फिगर्स जिनके मुंह से हिसिंग साउंड्स बाहर आती हैं। बिना हेजिटेशन के मेई इन्हें अटैक करने के लिए बोल देती है। अपनी तरफ बढ़ रहे इतने सारे शेडोई फिगर्स को देख के यीमो का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वो हल्के से अपनी उंगली को हिलाता है। उसकी बॉडी से एक लाइफ और डेथ वाला ऑरा रिलीज हुआ था। ये पावर जो कि दोशियन लेवल को अप्रोच कर रही होती है, इस प्रेशर को फील करके मेई के चेहरे के रंग उठ जाते हैं। फिर बूम की आवाज के साथ दोनों फोर्सेस एक दूसरे
दूसरे से कोलाइड होती हैं। वो स्नेक्स जो कि हिसिंग साउंड्स के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। यीमो की वो लाइफ और डेथ एनर्जी एक पैनी तलवार की तरह इनके दो हिस्से कर देती है और ये बिना रुकावट के मेई की तरफ आगे बढ़ गई थी। फिर एक और बैंग की आवाज के साथ मेई का फिगर नीचे जमीन से टकराता है। उस बड़े से गड्ढे में पड़ी मेई तेजी से खांसती है। एक समय पे दिखने वाला उसका सुंदर सा शरीर इस समय जगह जगह से घायल होता है। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। अभी तक यीमो के बगल में एक और वुमन आ चुकी होती है जिसने अपने चेहरे को वेल से ढक रखा था। मेई के ऊपर एक बार नजर डालने के बाद यीमो उस औरत से बोलता है, याओशन तुम्हें जल्दी करनी होगी। अब तक स्नेक ट्राइब के ओल्ड मॉन्स्टर्स अलर्ट हो चुके होंगे। याओशन हल्का से नॉड करके सीधा आगे बढ़ जाती है, परंतु उसकी सोल पावर फोकस होती है मेई के ऊपर। वो मेई से एक सॉफ्ट आवाज में कहती है, बिल्कुल हिलो मत। अपनी ऐसी मिजरेबल हालत की वजह से मेई सोल पावर को रेस्ट नहीं कर पाती। इस वजह से वो चाहे कितनी भी अनविलिंग फील कर रही हो, उसे याओशन की सोल पावर को अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर करते हुए देखना पड़ता है। फिर अगले कुछ पलों में मेई की चीखें इस बैटल ग्राउंड में गूंजती है। वैसे ही म्यूचेन फेंग से फाइट में मेई की स्ट्रेंथ काफी डिप्लीट हो चुकी होती है और यीमो के अटैक की वजह से अब उसके पास विरोध करने की ताकत नहीं रही। इस वजह से जब याओशन की सोल पावर उसके माइंड के ऊपर अटैक करती है, ये उसके लिए एक टॉर्चरस मूवमेंट बन जाता है। कुछ मोमेंट तक यही के माइंड को स्कैन करने के बाद याओशन की आंखें चमकने लगी थी। वो कहती, एल्डर ये हमें मिल गया। ये सुनने के बाद भी यीमो के एक्सप्रेशन काम रहते हैं, बस उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। वो कहता है, लेट्स मूव। अपने एक चार्मिंग ट्राइब की रीइंफोर्समेंट आती ही होंगी। अगर हम तब तक यहाँ से जा नहीं पाते तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। जाने से पहले यीमो की नजरें जाती हैं मेई के ऊपर, जो कि अभी बहुत ही खराब हालत में होती है। यीमो याओशन से पूछता है, क्या तुम्हारी प्रोविंग की वजह से इसके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स बचेंगे? याओशन अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है, एल्डर ई मैंने ऐसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिससे बस वो मेमोरीज ही बाहर आई है। ये स्नेक वुमन कुछ दिनों में रिकवर कर लेगी। इस रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड होके यीमो नॉड करता है। वो अपनी स्टोरिंग से बाहर निकालता है एक मेडिसिन पिल की बोतल को जिसे मेई की तरफ फेंक दिया गया था। फिर बिना एक और शब्द बोले वो यहाँ से चला जाता है। उसके पीछे जा रहा म्यूचेन फेंग ऐसे सीन को देख के अंदर से एक ऑफ फील कर रहा था। वो कहते दुश्मन के खिलाफ भी ऐसी काइंडनेस। नीचे गड्ढे में पड़ी मेई उस मेडिसिन जेट बोतल को टाइटली पकड़ती है। इन तीनों फिगर्स को जाते हुए देख रही उसकी आंखें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वो कहती है, ये ओल्ड मैन, इसकी क्या टेरिफाइंग कल्टिवेशन है। समय मेई के पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो ढंग से अपने शरीर को भी उठा ले। वो जैसे जैसे खांसते हुए थोड़ी दूर पड़ी उस लड़की को देखती है। ऑफ कोर्स ये उसकी बेटी थी। फिर उसका ध्यान जाता है उस हीलिंग पिल के ऊपर जिसे उस बुड्ढे ने दिया होता है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद वो उस पिल को सॉलो कर लेती है। परंतु मेई को अपने शरीर में एक नई स्ट्रेंथ फील हुई थी। ये मेडिसिनल स्ट्रेंथ उसकी इंजरीज को जल्दी से हील कर रही होती है। स्नेक पीपल में एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा रेयर होते हैं क्योंकि स्नेक पीपल का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एल्केमी को परफॉर्म नहीं कर सकते। इस वजह से स्नेक ट्राइब में हमेशा हाई लेवल की मेडिसिन पिल्स की कमी रही है। मेई जिसकी कोई स्ट्रेंथ वापस आ चुकी थी वो फिर से इंसानी फॉर्म में आ जाती है। वो पास जाती है उस लड़की के पास जो कि अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। मेई कहती है, बेटी क्या तुम ठीक हो? अपनी बेटी की पल्स और उसके कम्प्लेक्शन को चेक करके फाइनली मेई के दिल को ठंडक पहुंचती है। वो कहती है इसकी कंडीशन स्टेबल है। अपनी बेटी को दोनों हाथों से उठा के वो चार्मिंग स्नेक ट्राइब के हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगी थी। जाते जाते मेई बोलती है, आखिर मिस्टीरियस ह्यूमंस हमारी ट्राइब क्यों आए हैं? उस वुमन की सोल स्ट्रेंथ टेरिफाइंग थी। वो डेफिनेटली एम्पर रियम से ऊपर वाली सोल पावर थी। उसे याद आता है म्यू चेन फेंग का सवाल जो कि स्नेक ट्राइब के टेम्पल के बारे में था। तुरंत ही मेई की आंखें फ्लिकर होती है। वो कहती चाहे कुछ भी हो लेकिन इसके बारे में मुझे ट्राइब को जल्दी से इन्फॉर्म करना होगा। एक 9 स्टार 2 एम्पर और 2 8 स्टार 2 एम्पर ये कोई जोक नहीं है। जब मेई अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ा रही होती है वो नोटिस नहीं कर पाती कि 2 रे ऑफ लाइट यीमो और उसके कंपेनियन का पीछा कर रही है। अभी चार्मिंग स्नेक ट्राइब से बाहर एक ग्रुप होता है। ऑफ कोर्स यीमो का ग्रुप था। म्यू चेन फेंग कहता है, एल्डर ई आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? यीमो कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। इन शब्दों को सुन के म्यू चेन फेंग अंदर से वार्म फील करने लगा था। यीमो जो कि ड्रैगन लविंग लीजन का डेप्यूटी कमांडर है, ये कहा जा सकता है कि वो ज्वाले रॉयल फैमिली के लिए सबसे ज्यादा लॉयल है। ये अपनी कंपोजर के लिए जाना जाता था। कुछ पलों के डिस्कशन के बाद ये सभी लोग फिर से अपने ग्रुप के पास जाने का फैसला करते हैं। अभी याओशन की नजरें जाती हैं पीछे की तरफ। वो कहती है, रुको, लगता है 2 पावरफुल और हमारे करीब आ रहे हैं। याओशन जो कि ड्रैगन लविंग लीजन में 9th रैंक पे आती थी और इसकी स्ट्रेंथ होती है 8 स्टार 2D के अर्ली स्टेज पे। बट इसकी एक और आइडेंटिटी होती है, ये होती है एक सेकंड लेवल की एम्पर एल्केमिस्ट। उन औरों को सेंस करके यीमो की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो बुड्ढा फाइनली अपने सर के ऊपर से उस क्लोक के हुड को उठाता है जिससे उसके शार्प फीचर्स सामने आते हैं। इसी मोमेंट में चारों तरफ एक भारी सी आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, हमारी स्नेक चार्मिंग ट्राइब में घुसपैठ करने की किसकी हिम्मत हो गई? आसमान से एक टेरिफाइंग ऑरा नीचे दबाव डालता है जिसकी वजह से पैरा देने वाले चार्मिंग स्नेक ट्राइब के गार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं। इन दोनों औरों को सेंस करके
के गार्ड कैप्टन बोलता है, ब्लैक और व्हाइट एम्परर्स, ये हमारी चार्मिंग स्नेक ट्राइब के गार्डियंस हैं। भले इन दोनों की स्ट्रेंथ 8 स्टार दूधी के पीक की हो, तब भी जब ये दोनों साथ में फाइट करते थे, एक 9 स्टार दूधी को भी सरप्राइज कर सकते हैं। अभी उस बुढ़िया के चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन होता है। उसके ऑरे ने यूमो के चारों तरफ की स्पेस को लॉक कर दिया था। वो कहती है, ओल्ड मैन, तेरी हमारी चार्मिंग ट्राइब में एंटर करके हमारे डेप्यूटी लीडर को हार्म करने की हिम्मत कैसे हो गई? बताओ, तुम इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? अपने चारों तरफ की स्पेस को सील होती हुई सेंस करके यूमो अपने हाथ को वेव करता है। वो स्पेस लॉक बड़े आराम से टूट गया था। यूमो आसमान की तरफ देख के बोलता है, हमें मिले हुए 100 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन तभी तुम दोनों की स्ट्रेंथ 8 स्टार दूधी के पीक पे ही बनी हुई है। ये सच में डिसअपॉइंटिंग है। यूमो की बात को सुन के उस बुड्ढे का एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो जाता है। वो हम करके बोलता है, कभी कभी मैं तुम इंसानों के प्रति सच में ईर्ष्या महसूस करता हूँ। तुम्हारा कल्टीवेशन का नेचुरल टैलेंट ये हम सभी को पीछे छोड़ देता है। ये सुन के यूमो को चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये बात बिल्कुल सच है कि मैजिकल बीज को कल्टीवेट करने के लिए इंसानों से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनका हर एक एवोल्यूशन एक टेरिफाइंग ट्रिबुलेशन को लाता है। यूमो कहता है, मैं फिर भी तुम दोनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। उसका एक्सप्रेशन हो गया था सीरियस, और वो लाइफ और डेथ वाला ऑरा उसके चारों तरफ इंटेंस हो जाता है। क्योंकि इस ओल्ड कपल का सामना करने के लिए यूमो का फिगर ऊपर चला गया था, नीचे म्यू चेनफेंग और याओ शेन रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के अपने सिर को हिलाते हैं। तब भी दोनों अलर्ट थे। ये इनके कई सालों के बैटल एक्सपीरियंस की वजह से होता है। चाहे भले जीत सामने दिख रही हो, तब भी दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सीन गया था ऊपर की तरफ। यूमो कहता है, मेरी तुमसे 100 साल पहले ही फाइट हुई थी, और आज ही मैं वैसे ही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बताओ तुम दोनों को क्या लगता है? इसके जवाब में वो फीमेल एल्डर बोलती है, तो हमारी ट्राइब में बिना परमिशन के घुसे हो, इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी होगी। दोनों हैंड्स इसको चेंज करते हैं और इनका ऑरा कंबाइन होने लगता है। ये ऑरा एक लाइफ और डेथ की फ्लक्चुएशन को एमिट करने लगा था। भले इन दोनों की दुखी भी बाकी के स्नेक पीपल जैसी ही हो, लेकिन ये हल्का सा इवॉल्व हो चुकी थी। इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी आ चुकी होती है, जो कि दोनों की एनर्जीज को ब्लैक एंड व्हाइट सिम्बियोटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये युद्ध शुरू होने वाला था, तभी इस जगह पे किसी की आवाज गूंजती है। वो थंडरस आवाज कहती है, इनफ। इस कमांडिंग वॉइस में ऐसा ऑरा मौजूद था जिसने दोनों एल्डर्स को तुरंत ही शांत कर दिया था, और पीछे फोर्ट्रेस पे खड़े सारे गार्ड्स की तो बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है। इस समय ब्लैक एंड व्हाइट एम्पर दोनों के चेहरे पेल हो चुके होते हैं। आखिरकार वो इस प्रेजेंस को कैसे नहीं पहचानते। दोनों साथ में एक डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहते हैं, किंग ज़ोलिंग। इससे पहले दोनों रिकवर कर पाते, यूमो इस मौके का फायदा उठा के म्यू चेनफेंग और याओशन को पकड़ के यहाँ से गायब हो जाता है। जब अचानक से सामने अपोनेंट गायब हो जाता है, दोनों एल्डर्स जल्दी से रिकवर होते हैं। वो ओल्ड मैन फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज में कहता है, किंग ज़ोलिंग, ये तुम्हारा क्या मतलब है? दोनों जानते थे कि अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करने के बाद भी वो इस इम्पोजिंग फिगर को हरा नहीं पाएंगे। किंग ज़ोलिंग इन दोनों की बात का जवाब नहीं देता। उसकी आंखें बस हल्के से फ्लेकर होती हैं। वो म्यू चेनफेंग, यूमो और बाकियों को देख के बोलता है, क्योंकि मेडुसा क्लैन के टेंपल की लोकेशन क्लियर हो गई है, तो फिर चलो मूव किया जाए। ये कह के इन सभी के फिगर फ्लेकर हुए थे और यहाँ से गायब हो जाते हैं। बस रह जाती है वो सनसनाती हुई हवाएं। सीन लौटा था किंग ज़ोलिंग की तरफ। वो अपने ग्रुप को कॉशियस रहने के लिए बोलता है। किंग ज़ोलिंग कहता है, जो स्ट्रेंथ स्नेक चार्मिंग ट्राइब ने दिखाई है, वो मेडुसा क्लैन की 9 मेजर ट्राइब्स को अलर्ट कर देगी। हम उनके रिटेलिएशन को हल्के में नहीं ले सकते हैं। भले 11 का ग्रुप काफी पावरफुल हो, जिनमें सबसे कमजोर की स्ट्रेंथ भी 8 स्टार दूधी की होती है, तब भी मेडुसा क्लैन जिस तरीके से अपने लंबे समय से ज़ोलिंग रॉयल फैमिली के खिलाफ डटा रहा है, ये उनकी अनफेथमेबल फाउंडेशन के बारे में बताता है। ऐसी लेगेसी को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरी तरफ ब्लैक एंड व्हाइट एम्पर्स, जो कि अभी भी आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, इनकी आंखों में एंग्शियसनेस साफ दिखाई देती है। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो एल्डर कहता है, तो इस बार किंग ज़ोलिंग भी मोबिलाइज हो चुका है, तो फिर ये लोग क्या सोच रहे हैं? वो बुढ़िया कहती है, मैटर अर्जेंट है, मैं इसे वापस लौट के मई से डिस्कस करती हूँ, फिर हमें इसके बारे में डीप डिस्कशन के लिए क्लैन मीटिंग को हेल्ड करना होगा। ओल्ड मैन एग्री करता है। वो कहता है, क्योंकि इनकी रैंक्स में 2 पीक दूधी लेवल के पावर हाउस मौजूद है, इनकी पूरी स्ट्रेंथ हमारी ट्राइब को सरपास कर सकती है। बिना हेजिटेशन के ओल्ड कपल यहाँ से गायब हो जाता है। पीछे रह जाते हैं स्नेक ट्राइब के सोल्जर्स, जिनके माथे पसीने से भीग चुके थे। भले इस सिटी की बाउंड्री पे कोई बैटल इरप्ट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे जिस लेवल का ऑरा फैला हुआ था, इन सभी के लिए सफोकेटिंग था। धीरे धीरे सिटी वॉल पे शांति वापस लौट आती है, लेकिन अब स्नेक ट्राइब मेंबर्स और भी अलर्ट हो गए होते हैं। फाइनली सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है जियान का ग्रुप। ब्लड ब्रेड मर्सनरी ग्रुप का वुयू सामने की तरफ देख के बोलता है, लगता है हम करीब पहुंच चुके हैं। जैसे ही जियान ने मेडिसिन पिल्स को रिफाइन किया था, ये ग्रुप तुरंत ही ओएसिस को छोड़ देता है। ये भली स्नेक चार्मिंग ट्राइब के करीब आ चुके हो, तब ये बिल्कुल स्नेक्स को अलर्ट नहीं करना चाहते थे। स्नेक चार्मिंग ट्राइब की बाउंड्री, जो कि इनकी जगह से 5 किलोमीटर की दूरी पे होती है, भी उसके ऊपर बहुत ही कड़ी पहरेदारी होती है। अच्छी
बात है कि इनके पास जियान जैसा एल्केमिस्ट होता है जो कि अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके सभी को हाइड कर रहा था। उन ऊंची ऊंची स्नेक ट्राइब की दीवारों को देख के यूइंग की आंखें भी अनी से भर गई होती हैं। वो कहती है कि हम सच में सिटी को क्रॉस करने वाले हैं। मर्सरी ग्रुप की लीडर टैंक टैंक बिना हेजिटेशन के नॉड करती है। फिर वो निकालती है उस शेपस्किन मैप को, वो सभी को एक रास्ता दिखाती हुई बोलती है ये हमारी डेस्टिनेशन का रूट है। टैंक टैंक की बात को सुन के वो ओल्ड मैन जुओ जो कि प्रिंस के साथ आया होता है, वो अपनी वॉइस से कोड के बोलता है एक 8 स्टार 2 एम्पर, एक 7 स्टार 2 एम्पर प्लस 2 6 स्टार 2 एम्पर्स और 3 5 स्टार 2 एम्पर्स। ऐसे स्ट्रेंथ के साथ स्नेक चार्मिंग ट्राइब को क्रॉस करना। फिर वो हमारे ऊपर एक्शन लेते हैं तो इस स्ट्रेंथ को सप्रेस किया जा सकता है। इसी मोमेंट में प्रिंस जॉनसन भी आगे आगे हाथ कप करके बोलता है मिस टैंक टैंक हमें यहाँ तक गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो हम यहाँ से विदा लेना चाहेंगे। टैंक टैंक नॉड करके बोलती है सावधान रहना, मेडुसा क्लैन की स्ट्रेंथ काफी डीप है। इस रेगिस्तान में जगह जगह पे उनके ठिकाने मौजूद हैं, तुम दोनों बिल्कुल केयरलेस नहीं हो सकते। दोनों लोग एक बार टैंक टैंक और बाकियों की तरफ हाथ कप करते हैं, फिर वो एक दूसरी दिशा में चले जाते हैं। इनके गायब होने के बाद जियान पूछता है क्या ये सच में चले गए? टैंक टैंक नॉड करती है। उसकी नजरें होती हैं जियान के ऊपर। वो पूछती है क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जियान बिना हेजिटेशन के नॉड करता है। उसने अपने सर के ऊपर से हुड को हटा लिया था जो कि उसकी अपीयरेंस को दोबारा रिवील कर देती है। टैंक टैंक कहती है मिस्टर जियान आप जर्नी के दौरान लगातार ज्वालिन रॉयल फैमिली के डुओ से दूरी बना के रख रहे थे। जियान कहता है बिल्कुल करेक्ट। टैंक टैंक कहती है आपको ये पता होना चाहिए कि ज्वालिन रॉयल फैमिली की स्ट्रेंथ हमारे सोचने के बियॉन्ड है। जियान जानता था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है लेकिन वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। वो कहता है ये मैं समझ गया हूँ लेकिन अभी हमारे लक्ष्य पे ध्यान देना जरूरी है। मैं इस सिटी में से कई पावरफुल औरों को सेंस कर पा रहा हूँ। इनमें से भी 3 ऐसे छिपे हुए और है जो कि ग्रुप लीडर टैंक टैंक से बिल्कुल कमजोर नहीं है। इस शहर को पार करना आसान नहीं होने वाला। अभी टैंक टैंक का चेहरा भी थोड़ा डार्क हो गया होता है। वो कहती है ये सबसे छोटा रास्ता है और हमने इस जानकारी को हासिल करने के लिए कीमत चुकाई है, उसे हम बर्बाद नहीं जाने दे सकते। मैप की तरफ पॉइंट करते हुए वो यू जिसके चेहरे पे स्कार होता है वो कहता है ये स्नेक चार्मिंग ट्राइब मेडुसा क्लैन की 9 ट्राइब्स में से एक है। इनकी लीडर की स्ट्रेंथ है 8 स्टार 2 एम्पर के पीक की और डेप्यूटी लीडर है अर्ली स्टेज 8 स्टार 2 एम्पर। इस ट्राइब में और भी हिडन पावर छिपी हुई हो सकती हैं। वो यू आगे बोलता है और इनके पास इनेट चार्म एबिलिटीज होती हैं। कहा जाता है कि मेडुसा क्लैन की सबसे टेरिफाइंग पावर मेडुसा पेट्रिफिकेशन आई भी यहीं से इवॉल्व हुई थी या उसका जन्म हुआ था, जो भी कह लो। जियान के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो चुके होते हैं। वो कहते हैं अगर मैं फाइट करना ही पड़ता है तो रिस्क कुछ ज्यादा ही होगा, क्या सच में और कोई रास्ता नहीं है? टैंक टैंक अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है हम रात में एक्शन लेंगे। रात को उनके देखने की क्षमता कम हो जाती है और वो हमारा सिटी के उस पार जाने का सबसे अच्छा मौका होगा। न चाहते हुए भी जियान को नॉड करना पड़ता है। वो देखता है एक बार म्यूइंग और शाओई की तरफ। वही म्यूइंग की आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी होती है। वहीं पे शाओई की नजरें एकदम काम थी। टैंक टैंक व्यू से मेटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलती है वो यू इस जर्नी में तुम्हें जियान को हर कीमत पे प्रोटेक्ट करना होगा। अगर उससे कुछ भी हार्म होता है तो तुम मुझे आंसर दोगे। ये सुन के वो यू हल्के से नॉड कर देता है। फिर टैंक टैंक का ग्रुप आसपास ऐसी जगह को ढूंढता है जहाँ पे छिपा जा सके। इन्हें इंतजार होता है रात का। जियान कुछ मिनट्स में फिर उसको रिफाइन करने लगा था और बाकी लोग स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। आराम करते करते शाओई यूइंग के चेहरे पे चिंता के बादल देखता है। वो कहता है क्या बात है? यूइंग कहती है कुछ नहीं, बस मेरी आईलिड्स ट्विच हो रही हैं, बेसिकली पलकें फड़फड़ा रही हैं। वो कहती है मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। शाओई हाथ वेव करके बोलते तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरा बिग ब्रदर यहाँ पे है तो सब कुछ ठीक ही होगा। यूइंग थोड़ा हिचकिचाने के बाद पूछती है तुम एक फायर स्पिरिट हो, तभी तुम एक इंसान पे इतना भरोसा क्यों करते हो? इसके जवाब में शाओई का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है। वो कहता है क्योंकि ये मेरे हमेशा हमेशा के लिए बिग ब्रदर है। टैंक टैंक के ग्रुप की जर्नी बिल्कुल आसान नहीं रही थी। जब धूप एकदम पीक पे होती है, ये रेगिस्तान आग उगलता था, तब भी ऐसी ऑपरेसिव कंडीशंस के बाद भी जियान ग्रुप में किसी से पीछे नहीं रहता। टैंक टैंक जो कि लगातार जियान को ऑब्जर्व कर रही थी, उसकी जियान के लिए एडमिरेशन और भी गहरी होती जाती है। आखिरकार ये बात साफ होती है कि एल्केमिस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उन्हें मिलने वाले स्टेटस और सुविधाओं की वजह से वो हार्श कंडीशन से वाकिफ नहीं होते थे, लेकिन जियान उन सभी एल्केमिस्ट से बिल्कुल अलग होता है। उसने किसी भी एल्केमिस्ट की कमजोरी दिखाई नहीं थी। इस जर्नी के हर एक स्टेप में जियान की टेनेसिटी दिखाई देती है। बात बस ऐसी ही होती है कि जिस चीज पे टैंक टैंक और उसका ग्रुप ध्यान नहीं देता वो ये होती है कि जियान हो या शाओई या फिर मुयुयिंग, ये तीनों ही फायर एट्रीब्यूट की दुगी को प्रैक्टिस करते थे। जो हीट इन सभी की अनबियरेबल होती है वो जियान के ग्रुप को खरोंच भी नहीं पहुंचा पाती। इनके पास हीट से इनेट रेजिस्टेंस होता है। सीन चेंज हुआ था, हमें रेगिस्तान की गहराइयों का एक इलाका दिखाई देता है। ये एक मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर था। इसे स्नेक पीपल की सैंक्चुरी कहा जा सकता है। ये जगह काफी हिडन होती है। सीन दिखाया गया था इन स्ट्रक्चर्स के अंदर का, जहाँ चारों तरफ
तरफ दीवारों पे पर्पल क्रिस्टल्स ही क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। इनमें से एक अलग ही ऑप्रेसिव ऑरा रेडिएट हो रहा था। ये ऑरा इतना इंटेंस होता है कि 7 स्टार दिल्ली से नीचे वाले पावर हाउसेस को यहाँ से गुजरने में परेशानी हो सकती है। इस सेंचुरी के बड़े से इंटीरियर में एक बहुत ही बड़ा हॉल होता है और इस हॉल में 10 क्रिस्टल सीट्स होती हैं जो कि देखने में एकदम लेविश लग रही थी। इन सभी के बीच में था एक बड़ा सा सिंहासन। ये थ्रोन पूरी तरह से पर्पल क्रिस्टल से बना होता है। अगर कोई इसे मास्टरपीस कहना चाहे तो उसकी बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। इस हॉल के सेंटर में एक बहुत ऊंचा सा स्टैचू होता है। ये फिगर एक स्नेक वुमन का था जिसकी बॉडी में से अथॉरिटी और डेंजरस ऑरा रेडिएट हो रहा होता है। इसके बालों की जगह पे 10 सांप होते हैं जो कि अलग अलग मिस्टीरियस पावर्स को शो कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है इसकी आंखें जिनमें एक अलग ही रहस्य छिपा होता है। ये ग्रेइश आंखें वैसे तो पत्थर होती हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनमें एक डिस्ट्रक्शन का एसेंस छिपा हुआ हो। इस हॉल के अंदर सीट्स पर बैठे हुए थे 10 पावरफुल फिगर्स। ये सभी स्नेक टाइप के लीडर्स होते हैं। इनमें से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति बोलता है, ब्लू एंड व्हाइट स्नेक, आखिर ऐसे अचानक से मेडुसा क्लैन का स्नेक ऑर्डर कैसे इशू हुआ? क्या हमारे क्लैन की सिचुएशन इतनी डायर हो चुकी है? जिस फिगर से ब्लू एंड व्हाइट स्नेक बोला गया था वो एक औरत होती है। इसने हरे रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं। वो एक अथॉरिटी से भरी आवाज में कहती है, शांत हो जाओ, न्यू डोंग यहाँ पे पहुंच ही रहे होंगे और तब सब क्लियर हो जाएगा। पहली औरत अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रही हो लेकिन इसकी आंखों में एक हेल्पलेसनेस मौजूद होती है क्योंकि मेडुसा क्लैन के स्नेक गार्ड्स में से एक थी। इसके ऊपर क्लैन को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन स्नेक ट्राइब के बीच की टेंशन काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, स्पेशली जब से ट्राइब मेंबर्स को उस 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन के बारे में मालूम पड़ा। ट्राइब के अंदर का पूरा पावर डायमेंशन शिफ्ट हो चुका है जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से ट्राइब में ओकेजनली क्लैशेस दिखाई देती हैं। ये ब्लू एंड व्हाइट फिगर काफी पावरफुल फिगर होती है। इसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार 2 एम्पर के 4 टर्न पे होती है। ये फिगर काफी ब्यूटीफुल थी और इसके आंखों के किनारे से एक पर्पल स्नेक का टैटू होता है जो कि इस औरत को एक अलग ही चार्म दे रहा था। लेकिन जिस कारण की वजह से क्लैन में उसकी अथॉरिटी अनचैलेंज रही है वो उसकी फाइटिंग पावर होती है। अभी इससे पावरफुल क्लैन में बस एक व्यक्ति था। पहली एंट्री होती है न्यू डोंग की जो एक पावरफुल 9 स्टार 2 एम्पर लेवल का एक्सपर्ट था। जब उसका पावरफुल फिगर इस हॉल में एंटर करता है इस हॉल की शांति टूट जाती है। इस न्यू डोंग की एम्बिशन छोटी नहीं थी। ये पूरी स्नेक ट्राइब को अपने अंडर करना चाहता था लेकिन 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन के इमरजेंस की वजह से उसके सारे प्लान्स खराब हो गए। यही न्यू डोंग क्लैन में फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। न्यू डोंग एक इरिटेशन से भरी आवाज में कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट स्नेक, तुमने हमें ऐसे अचानक से क्यों समन किया है? न्यू डोंग की बात को सुन के ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की आंखें एकदम नॉर्मल रहती हैं। वो कहती है तुम्हारी बातों का जवाब दिया जाएगा लेकिन अभी तो मेरे सिग्नल का इंतजार करो। ये सुन के न्यू डोंग कोल्ड स्नॉट के साथ अपनी सीट पे बैठ जाता है। भले वो चाहे कितना भी इरिटेशन फील कर रहा हो वो जानता था कि ब्लू एंड व्हाइट स्नेक को चैलेंज करना सही नहीं है। इस न्यू डोंग के एंटर करने के बाद रूम फिर से शांत हो गया था और ये शांति बनी रहती है कुछ सेकंड तक। तभी इस हॉल में फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इस हॉल के बड़े से थ्रोन के पीछे से बाहर आए थे 3 फिगर्स और इन्हें देख के स्नेक टाइप के लीडर्स की आंखों में शौक भर जाता है। इन इंसानों को देख के न्यू डोंग तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वो कहता है, ह्यूमंस, ब्लू एंड व्हाइट स्नेक, क्या तुम विद्रोह करना चाहती हो? इंसानों को हमारी ट्राइब में लाना ये ट्रेजरी है। ये सुन के ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की आंखें शार्प हो जाती हैं। वो कहती है, न्यू डोंग अपने आप को शांत करो, क्या तुम दोष देने से पहले इन्हें देख नहीं रहे हो? इन 3 फिगर्स में 2 फीमेल होती हैं और एक होता है मेल। वो बंदा इन दोनों को सामने से प्रोटेक्ट कर रहा था। ऐसा लगता है वो इन दोनों का गार्डियन हो। इनमें से एक फीमेल की दुकी होती हरे रंग की जो कि एक और फीमेल फिगर को अपने हाथ में लिए होती है। वो फिगर अभी अनकॉन्शियस स्टेट में थी। ये देख के न्यू डोंग और भी इरिटेट हो जाता है। वो कहता है, अगर यही दिखाने के लिए तुमने हमें बुलाया है तो लगता है मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। इस न्यू डोंग ने अपने शब्द खत्म भी नहीं कर पाए थे उससे पहले इसकी आंखें फियर्स हो जाती हैं। ये अपने हाथ को सामने की तरफ चॉप कर देता है और अटैक तीनों की तरफ आगे बढ़ गया था। साफ तौर पर ये ने पहले खत्म करना चाहता है। अच्छी बात है कि इससे पहले इस हॉल में कोई हादसा हो पाता ब्लू एंड व्हाइट ने एक एक्शन लेती है। उसके इशारे से एक एनर्जी न्यू डोंग के अटैक को बीच में ही रोक लेती है। हम एक हल्के से लो मफल्ड बूम के साउंड के साथ दोनों अटैक्स को न्यूट्रलाइज होते हुए देखते हैं। इस अटैक से टकराने की वजह से न्यू डोंग को पीछे जाना पड़ा था। ब्लू एंड व्हाइट ने एक न्यू डोंग की तरफ देखी कोल्ड आवाज में कहती है, न्यू डोंग, तुम्हारी बेसब्री तुम्हें किस दिन ले डूबेगी। एक अटैक से न्यू डोंग को पीछे करने के बाद वो वुमन अपने ध्यान को तीनों इंसानों पे ले जाती है जिनमें से ऑफकोर्स 2 इंसान नहीं थे। स्पेशली उसकी नजरें होती है उस अनकॉन्शियस गर्ल के ऊपर। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की आंखों के बगल में जो पर्पल टैटू होता है वो विगल करके उसके हाथों में आ गया था और वो ब्लू स्नेक जाती है उस अनकॉन्शियस लड़की की तरफ। एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ बोलती, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस कुछ कंफर्म करना चाहते हैं। उस ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के हाथ में से एक सरपेंट की शैडो बाहर आई थी जो कि सीधा जाके उस बेहोश हुई लड़की के हाथ में काट लेती है। जैसे इस पर्पल शैडो के दांत उस लड़की की त्वचा के अंदर जाते हैं
उस अनकॉन्शियस लड़की के मुंह से तेज चिल्लाने की आवाज बाहर आती है। एक डरावनी चीख थी। फाइनली उस लड़की की दोनों आंखें खुलती हैं। इसकी दोनों आंखों में से एक आंख तो इंसानों से मिलती है, लेकिन इसकी दूसरी आंख थी डायमंड जैसी, बस इसमें एक अननेचुरल लाइट थी। नेक्स्ट मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे इस लड़की के अंदर एक खतरनाक लेवल की ब्लड लाइन जाग गई है। तुरंत इस हॉल के अंदर ओवरवेलिंग प्रेजेंस फैलती है। इस ऑरी को सेंस करके सारे ग्रुप लीडर्स की आंखें एकदम डिसबिलीफ से भर गई थी। वो कहते हैं 3 कलर्ड फर्नेस आई। इस समय ब्लू एंड व्हाइट स्नेक, जिसके चेहरे पे एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सोलम हो चुका था, वो एक कदम पीछे ले लेती है। वो जानती थी इस ब्लड लाइन का मेडुसा क्लैन में वापस लौटना ये फिर से मेडुसा क्लैन की किस्मत को बदलने वाला है। बस सवाल ये उठता है कि ये किस्मत कैसी होगी। क्या ये मेडुसा क्लैन को नई ऊंचाइयों पे ले जाने वाली है या ये उसके डाउनफॉल का कारण बनेगी? और ऑफ कोर्स इस जानने में तो हम भी इंटरेस्टेड हैं। आज का एपिसोड तुम्हारे भाई ने काफी दिल से बनाया है, तो अपनी तारीफों को तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें मेडुसा क्लैन की असली सिचुएशन मालूम पड़ने वाली है। फिर जियान का ग्रुप एंटर कर रहा होगा स्नेक चार्मिंग ट्राइब में, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन होगा लास्ट में, क्योंकि हमें उस टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाने वाला है। यहाँ पे मोस्ट लाइकली दिख रही होगी काइलिन। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम आपके लिए रोज नई वीडियोस को प्रिपेयर करते हैं और ये बिल्कुल आसान नहीं होता है। हर दिन कंसिस्टेंटली 7 से 8 घंटे निकालना, और वो भी कॉलेज लाइफ और बाकी के कामों के बीच में। आप ऐसे एफर्ट के लिए कम से कम एक लाइक तो छोड़ सकते हो, जिससे हमें मालूम पड़े कि हमें कौन कौन अप्रिशिएट करता है। अगर आपसे एपिसोड्स का वेट नहीं किया जाता है तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को। इससे हमारी तो हेल्प होने वाली है, आप भी एपिसोड्स को एक दिन पहले देख पाओगे। सो दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर अस। ज्वाइन का बटन मिलेगा सब्सक्राइब के साइड में। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।